रेट लॉ पढ़ लिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था, ऑर्डर यूनिट से कैसे निकालते हैं, और रेट लॉ से एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था जिसमें अगर मान लिया कंसंट्रेशन वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, डबल या ट्रिपल करते हैं तो क्या चेंज होगा, ये देखा था। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी, और उसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, और फिर बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इस क्लास के एंड में आज। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। सुना ध्यान से, मॉलिक्यूलरिटी बहुत इजी आसान सा टॉपिक है। मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है भैया, किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं बड़े आसान शब्दों में एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2NH3, ये डिसोसिएट मतलब डिकम्पोज हुआ प्लेटिनम के सरफेस पर, और ये डिसोसिएट हो गया N2 प्लस 3H2 में, मतलब डिकम्पोजिशन है अमोनिया का। अब मुझसे ये पूछेगा कि भैया इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। इंपॉर्टेंट बात, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन है ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। किस रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई हो, केवल उन्हीं के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन की जाती है। कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स में कैसे डिफाइन करते हैं वो हम बात करेंगे आगे, बट पहले समझो एक रिएक्शन दे रखी है, अगर मेरे से कोई पूछ ले कि सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो आंसर क्या है, 2। अब सर ये 2 कहां से आया, आप बताओ। मैंने बोला नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। भैया पार्टिसिपेट करने वाले स्पीसीज कौन है, अमोनिया है, और अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल है या कितने मॉलिक्यूल है भैया, 2 हैं, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलरिटी। तो मैंने मान लिया एक रिएक्शन लिखा जहां A+2B रिएक्ट करके बना रहे थे C, और मैं कह रहा हूं कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मैं आपसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछूंगा तो A के कितने मॉलिक्यूल, 1 है, B के कितने हैं, 2 हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। मतलब इससे आसान क्या होगा, चुपचाप काउंट करना है। रिएक्टेंट बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, उसमें रिएक्टेंट के नंबर्स काउंट करने हैं, वही क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। वही क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। यानी इतनी बात तो क्लियर है। अब मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कुछ बातें हैं जो मैंने जो है स्क्रीनशॉट लेके ऑलरेडी ले लिया है, ताकि लिखना ना पड़े, थ्योरी है, ठीक है ना, तो इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, नोट्स जो मैंने भेजा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बट इसको दोबारा से ना लिखना पड़े इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले लिया यहाँ से। हाँ, अब देखो ध्यान से, कह रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या कह रहा है, जितने भी आयंस या रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, वो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है। वो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, और कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी कैन बी इंटीजर, यानी 1 2 3 हो सकता है, ये नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि एक भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रिएक्शन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है इट कैन नॉट बी 0, नेगेटिव या फ्रैक्शनल ये नहीं होता, ये हमेशा कैसे होगा, इंटीजर होगा। जबकि अगर आपको याद हो तो ऑर्डर आपने क्या पढ़ा था, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव और 0 भी हो सकता था। अगर हम बात करें इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर हो जाती है। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, वो सुना ध्यान से, मैंने बताया ऊपर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है, लेकिन अगर हम फिर भी लिखने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी, बड़े सारे स्टेप्स होंगे। सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप वाली, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप वाली।
तो अगर उसमें बहुत सारे स्टेप हैं तो कोई एक ऐसा स्टेप होगा जो आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, उसी स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हम मेनली काउंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर आप मॉलिक्यूलरिटी लिखना चाहोगे तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग से लिखी जाती है। स्टेप नंबर 1 की मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी, स्टेप नंबर 2 की मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी, स्टेप नंबर 3 की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, अलग होगी। कह रहा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस, मतलब पूरी रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होती है। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप, जो सबसे स्लो होगा उसको आरडीएस बोलेंगे, उसका ऑर्डर और उसकी मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या होंगी, सेम होंगे। ठीक, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 3। कह रहा मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाती है। क्यों, एक्चुअली में आप आगे चलकर एक थ्योरी पढ़ोगे, कोलिजन थ्योरी, कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं वो रिएक्टिंग स्पीसीज, जैसे मान लिया ए और बी 2 स्पीसीज हैं रिएक्टेंट में, और वो दोनों आके टकराएंगे और उनके टकराने से कोलिजन से उनके बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे और फिर रिएक्शन होगी आगे। तो मतलब कोलिजन होता है बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज, तब जाकर के नया कंपाउंड बनता है। क्लियर है बात। तो अब जब कोलिजन होगा तो कोलिजन बढ़िया से होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, एक नया कंपाउंड बनेगा। अब बढ़िया से कोलिजन होने के लिए अगर 4-5 लोग आकर के इकट्ठे भिड़ रहे हैं तो कोलिजन इफेक्टिवली नहीं होगा। जैसे मैंने बहुत पहले भी एग्जांपल से समझाया था कि भैया मेरे पास ये कार इधर है, ये कार इधर है, अगर ये दोनों आमने सामने आके बढ़िया से टकराएं तो मतलब आराम से बढ़िया एक्सीडेंट होगा। ठीक, इसको देखने में मजा भी आ सकता है। ठीक, उसको करने में आता है, एक करने में पता चलेगा किसी दिन होगा ना, जब खुद भी साथ में जाओगे। तो इधर सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा था कि 2 स्पीसीज, हाँ 2 मॉलिक्यूल्स आपस में आके कोलिजन करें तो इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है, यानी बढ़िया से कोलिजन हो जाएगा। अगर मैंने मान लिया एक तीसरा भी ले लिया, ऐसा भी हो सकता है ये तीनों आके आपस में टकरा जाए, सही बात है। लेकिन जब मैं कोलिजन करवाऊंगा मोर देन 3 स्पीसीज यानी 4 का, तब कोलिजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल तो एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। ये वाला अगर मैं नाम दे दूं, ये 1 2 3 1 2 3 एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो 4th वाला है ये फर्स्ट एंड सेकंड से कांटेक्ट में है, लेकिन थर्ड के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसलिए अरे ऊपर से भी आ सकते हैं, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। रिएक्टेंट जो है, पहले बताओ, रिएक्टेंट कार नहीं है ना कि जो उड़ के आएंगे ऊपर से। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इफेक्टिवली चाहते हो कि 3 टकराएं तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि 2 मॉलिक्यूल रहे तो बढ़िया से कोलिजन होगा, 3 होंगे तब भी कुछ चले जाएगा, लेकिन अगर 3 से ज्यादा होना शुरू होंगे तो कोलिजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और अगर कोलिजन प्रॉपर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी ज्यादातर केस में आपको कितनी में देखने को मिलेगी, मैक्सिमम 3 तक देखने को मिलेगी, मोस्टली 1 और 2 ही देखने को मिलती है। क्लियर। अब इतनी बात हो गई यहां तक। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास आती हैं केमिकल रिएक्शंस, 2 तरीके की होती हैं। मॉलिक्यूलरिटी में बस थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है। अच्छा, एक थोड़ा बेसिक डिफरेंस भी पता होना चाहिए, जैसे ऑर्डर में हमने देखा था, ऑर्डर जो होता है वो 0 हो सकता है वगैरह वगैरह। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी इन ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, और 0 नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें ऑर्डर मोर देन 3 पॉसिबल है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइंड होता है, यानी ऑर्डर हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मीनिंगलेस होती है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर हम बात करें तो अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होता है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। यह केमिकल रिएक्शन हमारे पास 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की, 2 तरीके की। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और दूसरी क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। सुनना, एलिमेंट्री रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप की रिएक्शन, एक स्टेप की, सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो एक स्टेप की रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री बोलते हैं। वेयरएज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। सही बात। अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर बात करेंगे तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इक्वल टू सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या मतलब हुआ? जैसे याद करो, मैंने रेट पे जब लिखवाया था तो मैंने बताया था जब ऑर्डर लिखते हो, जैसे मान लिया रेट लिखा तो R इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, K A की पावर X और B की पावर Y। ठीक, मैं मान रहा हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन थी A प्लस B, इससे क्या बना था, प्रोडक्ट। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A था, इसका भी था। ठीक, मैंने बोला था कि X इज नॉट इक्वल टू A और Y इज नॉट इक्वल टू B। बट बताया था एक ऐसा केस आएगा जब X इज इक्वल टू A हो जाएगा और Y इज इक्वल टू B हो जाएगा, और वो केस कब है, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। कौन से केस में? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर मान लिया रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ये X इज इक्वल टू A और Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो R इज इक्वल टू K A की पावर A लिख सकता हूं और B की पावर B लिख सकता हूं। तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर निकालने जाऊंगा तो क्या मैं A प्लस B को जोड़ दूंगा? तो वही तो कह रहा हूं, ऑर्डर इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम के बराबर हो जाएगा अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तब। क्लियर बात? लेकिन हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। और अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, इसका मैकेनिज्म भी होगा, यानी इसका क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म भी होगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जब आप जाओगे तो वहां पर एक स्टेप आपको मिलेगा, स्लो स्टेप। क्या मिलेगा आपको? स्लो स्टेप। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है जहां ए से लेकर के मैं डी बना रहा हूं, ठीक है ना, ए से डी बनाना था मुझे, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म दे रखा है, और इसका मैकेनिज्म क्या है कि सर पहले ए से बी बनेगा और फिर बी से सी बनेगा और फिर फाइनली सी से क्या बनेगा, डी बनेगा। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, स्टेप नंबर 3। मान रहा हूं जो स्टेप नंबर 2 है वो हमारा क्या है, स्लो स्टेप है, यानी रिएक्शन सबसे स्लो कहां हो रही है, स्टेप नंबर 2 में हो रही है। तो जो स्टेप नंबर 2 है इसी को हम बोलते हैं RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या देखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर कहां से लिखा जाता है, फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS से लिखा जाता है। बट इस बात को ध्यान रखना है कि उस ऑर्डर में कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब इस मेरी बात का मतलब आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा अगले एग्जांपल में, ठीक है ना। तो अगर यहां तक बात क्लियर हो गई हो सबको, एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, आप जोड़ लो, ऑर्डर मिल जाएगा आपको। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप होगी, आपको मैकेनिज्म गिवन होगा। जो स्लो स्टेप होगा उसको हम RDS बोलते हैं, और रेट जब लिखेंगे तो RDS से ही लिखते हैं। अब ऑर्डर कैसे पता किया जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, उस पर चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करना है क्या, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है तो भैया एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लानी भी पड़ेगी। तो जो स्क्रीन पे आप जो क्वेश्चन दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हो 2NO2Cl से 2NO2 और Cl2 बन रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म आपको नीचे दे रखा है। इसका मैकेनिज्म क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ दे रखा है, इसकी बात अभी छोड़ो, हम खुद निकालेंगे इसका रेट लॉ कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे, फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप कौन सा है भैया, पहला वाला स्टेप क्या है, स्लो है, और इस पहले वाले स्टेप को ही हम RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो जब मैं ऑर्डर लिखूंगा तो मैं कहां से लिखूंगा, पहले रिएक्शन का जो रेट लिखूंगा R इज इक्वल टू K। यहां पर रिएक्टेंट कौन है, NO2Cl है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl। पावर में क्या आएगा, कुछ पता, अभी आगे क्या दे रखा है, रिएक्टेंट में 1 दे रखा है। सुनना ध्यान से, आप मुझे बताओ थोड़ा सा कि मैं क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में यूज कर सकता हूं इसमें, आपको क्या लगता है, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स थी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अगर आप मैकेनिज्म लिखोगे तो हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री होगा, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैं पावर में वही डालूंगा जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो भैया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था तो मैं पावर में 1 रख दूंगा, यार लिखने की जरूरत नहीं है, सही बात है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां चलता हूं
तो मेरे पास रिएक्टेंट में क्या है, NO2Cl है। क्या है? NO2Cl। यहां भी मेरे पास क्या है, NO2Cl है। कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, अरे कुछ एक्स्ट्रा यहां मिल रहा है, नहीं है ना? अरे NO2Cl यहां भी रिएक्टेंट में था, जो मैंने रेट लिखा है स्लो स्टेप से, यहां भी क्या है, NO2Cl है। यहां पर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो यहां रिएक्टेंट में नहीं हो, बट आपने जब रेट लिखा हो तो उसमें मौजूद हो, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आप देखोगे, अगर आप ऊपर वाले से जाते तो आपको ऐसा लगता कि ऑर्डर कितना होना चाहिए था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, तो ऑर्डर हो सकता है आपको लगता कि क्या होना चाहिए था, 2। हमने ऑर्डर कहां से बताया है, आरडीएस से बताया है। आरडीएस से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, आर इज इक्वल टू के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऊपर क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। वैसे तो होता ऑर्डर है, लेकिन यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेप क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, स्लो स्टेप में रिएक्टेंट मेरे पास ये था, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी। एन क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कितना है, 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। हमें ऑर्डर सीधा कितना मिल गया, 1 मिल गया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा सा चेंज होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से देखना, मेरे पास रिएक्शन है ये वाली, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है ना? ये क्या है, ये बीच में क्या लिखा हुआ मुझे अभी इससे कोई मतलब नहीं है, मैं मैकेनिज्म पे फोकस कर रहा हूँ। एक रिएक्शन दे रखी है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखा है, ठीक है ना? जब मैं रेट लिखने जाऊंगा तो कहां से लिखूंगा, स्लो वाले स्टेप से। कौन है स्लो स्टेप, ये वाला स्टेप स्लो है, तो सर ये होगा आरडीएस। सही बात है ना? आप इसी स्टेप से आर लिखते हो यानी रेट, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के। रिएक्टेंट कौन है इसमें, सर N2O2 है। क्या है, N2O2। इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1। फिर क्या है, दूसरा रिएक्टेंट H2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1। जब आपने ये लिख लिया ना, तो आपको ये चेक करना होता है कि आपकी जो मेन रिएक्शन थी उसको, यहां पर क्या था, रिएक्टेंट में NO था, क्या यहां है, नहीं। यहां पे क्या था, S2 था, क्या यहां है, बिल्कुल है। तो मतलब एक फालतू की चीज मेरे पास है N2O2, और एक जो काम की चीज मुझे चाहिए थी वो नहीं है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जब आपने पिछली रिएक्शन देखी तो उसमें आपको वही सारी चीजें मिल गई जो आपके ऊपर वाली रिएक्शन में भी थी और आरडीएस वाले में भी थी, लेकिन यहां हमें क्या मिला, एक एक्स्ट्रा चीज मिली N2O2, जो कि एक्चुअल रिएक्शन में नहीं है। तो अगर एक्चुअल रिएक्शन में वो ना हो बट मैकेनिज्म में हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं ना। तो ये N2O2 क्या है, एक्चुअली में एक इंटरमीडिएट है। रेट लॉ लिखते समय इंटरमीडिएट नहीं लिखा जाता है, तो मुझे इसको यहां से हटाना है। जब हटाना हो तो आपको क्या करना होता है, आपको फास्ट स्टेप देखने होते हैं। स्लो तो आपने देख लिया, फास्ट स्टेप में यहां क्या है, NO है, यहां क्या है, NO है और N2O2 है, यहां क्या है, N2O है और N2 है। आपको यह देखना है कि आपको लाना क्या है, NO, हटाना क्या है, N2O2। तो कोई तीनों में से ऐसी रिएक्शन चूज करनी है जिसमें ये दोनों मौजूद हों। तो आपको दिखा पहले वाले रिएक्शन में NO है जो मुझे लाना था, और N2O2 है जो मुझे हटाना था। सही बात है? तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी फ्रॉम स्टेप 1। कौन सा स्टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेप 1 से। स्टेप 1 से आप बताओ, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K लिखूंगा तो क्या आएगा। मैं इसको K इक्विलिब्रियम कर दे रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो क्या आएगा, सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही बात है ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, N2O2 है, और रिएक्टेंट में क्या है, NO है, और ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। सही बात है ना? मुझे क्या रिमूव करना है, यहां से N2O2 हटाना है, तो मैं N2O2 निकालूंगा अगर, तो N2O2 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम इनटू में NO का होल स्क्वायर आएगा क्या। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, तो क्या कह सकता हूं मैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो अगर मैं 1 एंड 2 को सॉल्व करूंगा तो सर R इज इक्वल टू आ जाएगा, N2O2 की जगह क्या लिखा रहेगा, पहले तो K लिख देते हैं, K जो था यहां पहले से ही, क्या लिखूंगा N2O2 की जगह, K इक्विलिब्रियम और NO का स्क्वायर, और यहां क्या था, 2। सही बात है ना? अब आप चेक करोगे फिर से, NO आपके रिएक्टेंट में था, बिल्कुल है,
मेरे रिएक्शन में H2 था तो मेरे रिएक्शन में मतलब रेट में H2 भी है, यानी अब प्रॉपर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब मुझे ऑर्डर बताना है। अब मेरे से अगर कोई पूछेगा सर ऑर्डर कितना है, तो बताओ यहाँ पावर में कितना 2, यहाँ पावर में कितना 1, तो 2 + 1 यानी कितना आ गया ऑर्डर 3 आ गया। ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर बात। अगर आप देखो तो अब ये जो बीच में लिखा हुआ था ना ये आपके काम का कह रहा है एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ इतना आया था, यानी एक्सपेरिमेंट करके इतना निकाला था, हमने कैलकुलेट करके भी वही सेम निकाल दिया है। इसका मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो हमने कैलकुलेट किया है और एक्सपेरिमेंट करके जो निकाला गया है दोनों सेम आ गया। क्लियर है बात। कैसे हुआ है बात समझ में आई थोड़ी बहुत। हाँ क्या किया है, सबसे पहले क्या करना है, आरडीएस से रेट लॉ लिखना है। आरडीएस से क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपने जो रेट लॉ लिखा है आरडीएस से उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपकी ऊपर वाली रिएक्शन में नहीं था। तो अगर आपको कुछ ऐसा मिले तो उसको हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी जो स्टेप्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा। उनका यूज करके उसको हटा दो और उसके बाद जो बच गया उसको सब्स्टिट्यूट करो और उसका कैलकुलेट कर लो, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑर्डर निकालना है और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है इसका। क्लियर है बात। तो फटाफट आप लोग ट्राई करोगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन को मैं करूं तो स्लो स्टेप है, हाँ साथ में बताते रहो भैया। स्लो स्टेप से हम क्या लिखेंगे, रेट। तो आर इज इक्वल टू इनका इस्तेमाल करेंगे हम, के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ वाई। 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे अब तो, ठीक है 1 ही है। अब अगर हम बात करें इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है हमारे में x2 था और y2 था। y2 तो है लेकिन x नहीं है, x2 होना चाहिए था बट यहाँ x मौजूद है, मुझे x को हटाना है यहाँ से। तो x को हटाना और x2 को लाना, तो इसके लिए मेरे पास ये रिएक्शन मुझे सुटेबल लग रही है ना। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम स्टेप 1, स्टेप 1 से अगर मैं k इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन में x2। मुझे x निकालना है। तो अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम और यहां x2 आ जाएगा ना। अगर मुझे x चाहिए तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, तो के इक्विलिब्रियम पावर 1/2 और यहां x2 की पावर कितना 1/2। सही बात है ना। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट करना है बस। तो देखना ध्यान से, अगर हम यहां लिखे रखेंगे तो r इज इक्वल टू के एज इट इज है, आपको पता है आगे क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x2 की पावर 1/2 और y2 की पावर कितनी है 1 है। तो अब ये हो गया रेट लॉ। अगर मैं ऑर्डर निकालने जाऊंगा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + 1/2 यानी 1.5 या 3/2, या इसको आप 3/2 भी बोल सकते हो। क्लियर है बात। तो ये ऑर्डर हो गया। अच्छा एक और बात सुनो, जैसे यहाँ k इंटू में k इक्विलिब्रियम है ना, तो अगर आप चाहो तो 2 बार है, दोनों कांस्टेंट ही हैं, तो आप इसको k डैश भी लिख सकते हो एक बार में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं और दोनों कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली आंसर क्या है, कांस्टेंट ही आएगा। तो नया कांस्टेंट हमने क्या बोल दिया, k डैश बोल दिया, चलेगा। एक और क्वेश्चन है, इसको भी करोगे। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक रिएक्शन है 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2 F और मैकेनिज्म दे रखा है, फर्स्ट स्टेप जहां पर NO2 से क्या बन रहा है भाई, आगे NO2 प्लस NO2, तो 2 लिख देते भाई साहब, N2O4 बन रहा है और सेकेंड स्टेप में N2O4 के साथ F2 कंबाइन करके क्या बना रहा है 2NO2
ये है स्लो और ये है फास्ट। आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर बताने हैं, तो फटाफट अपने काम शुरू कर दो भाई साहब। हाँ, मतलब ऑर्डर, रेट नहीं, ऑर्डर कितना मिला 3। तो अगर हम इसका आरडीएस से रेट लिखने जाते तो क्या आता, के N2O4 F2। तो भैया F2 तो ठीक है, लेकिन N2O4 फालतू का आ गया है, तो इनको हटाने के लिए ऊपर वाले की हेल्प ली जाएगी। तो अगर हम ऊपर वाले की हेल्प लेंगे तो N2O4 अपॉन में क्या आएगा, NO2 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे N2O4 क्या मिल गया, के इक्विलिब्रियम और NO2 का स्क्वायर। सही बात है ना। तो अब बस कुछ नहीं करना है, आपको पता है R इज इक्वल टू क्या जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं के इक्विलिब्रियम, और यहां जाएगा NO2 का स्क्वायर, और यहां क्या जाएगा F2। अब आपको पता है कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 हो गया। क्लियर है सबका, ये है बहुत बढ़िया। हाँ अभी देखता हूँ एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। मेरे पास है 2H2O2 प्लस I माइनस, यस I माइनस, मीडियम कैसा है, अल्कलाइन। रिएक्शन क्या हुई, 2H2O प्लस O2। मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो है वो है H2O2 प्लस I माइनस गिव्स H2O प्लस IO माइनस। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो दे रखा है वो है H2O2 प्लस IO माइनस गिव्स H2O प्लस I माइनस प्लस O2। पहला वाला स्लो है, दूसरा वाला फास्ट है। अच्छा यहां याद रखना है कि ये भी एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा है, ठीक है ना। I माइनस क्या हो रहा है, एज ए रिएक्टेंट, बट ये है कि प्रोडक्ट में एज इट इज बाहर निकल जाता है I माइनस, ठीक है ना। मतलब I माइनस अगर रिएक्टेंट में वहां लिखोगे तो प्रोडक्ट में भी एज इट इज I माइनस वापस मिल जाएगा। नहीं, लो अब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। हाँ तो यही है। तो भाई अगर मैं यहाँ स्लो स्टेप से आरडीएस, हाँ अगर मैं आरडीएस से रेट लिखता तो क्या आता, के H2O2 और I माइनस, सर रिएक्टेंट में जो थे वही मुझे यहाँ मिल रहे हैं, तो मुझे और आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। मैं सीधा बता दूंगा कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है 2। अब इस क्वेश्चन में वैसे और भी कुछ चीजें पूछी थी, कह रहा है राइट द ओवरऑल ऑर्डर है, उसका राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसका फिर पूछा है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो आपने लिख ही दिया, ऑर्डर आपने बता दिया। एक क्वेश्चन और पूछा है कि राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ठीक। तो अगर आप यूनिट लिखने जाओगे तो आपको पता है यूनिट का क्या था, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 पर सेकेंड ना। तो बस यहीं से लिख देना है। तो ये आप 2 रखोगे वैल्यू तो आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट आ जाएगी सेकेंड ऑर्डर के लिए। क्लियर है। अब उम्मीद कर सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर निकालने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, यानी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है तो उसका ऑर्डर निकल जाएगा। अब हम चलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। आज क्या बात करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और जिसमें हम क्या समझने वाले हैं आज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टॉपिक हमारा है इंटीग्रेटेड
रेट लॉ। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सुना ध्यान से, कैसे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर हम जिस भी ऑर्डर की बात करेंगे हमें दो ही पढ़ना, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है, यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से इक्वेशन क्या बन के आएगी, फिर उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसके बाद एंड में उसके ग्राफ, और ग्राफ के बाद इसके एग्जांपल। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसका रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। आप कह रहे हो कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, तो मतलब रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी, जीरो होगी। इसका मतलब अगर आप यहां से निकालोगे तो R इज इक्वल टू सीधा क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है किसका, इस रिएक्शन का रेट। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। इतना क्लियर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। सही बात है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन डराइव करेंगे, देखना ध्यान से, मैं मानू रिएक्टेंट से मेरे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अगर टाइम t इज इक्वल टू जीरो हो, इसकी कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूं A है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जीरो। एट t यानी कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो गई, तो A माइनस एक्स कर दिया, भैया कुछ कम हो गया, x कम हो गया, तो ये x यूनिट बना होगा। आप बताओ क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन इसको R नॉट बोल सकता हूं, क्योंकि ये फाइनल कंसंट्रेशन है, इसको मैं RT बोल सकता हूं। भाई ये क्या है, A माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन है ना। लेट से हमने शुरू किया था किससे, 100 से, अभी बचा कितना है, 80 बचा है, या फिर इसको ऐसे लिख दूं 100 माइनस 20, ये तो फाइनल कंसंट्रेशन है ना, और स्टार्टिंग में 100 क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमने A को क्या मान लिया, R नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स को क्या मान लिया, RT, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताओ, फ्रॉम डिफरेंशियल लॉ, डिफरेंशियल लॉ याद है, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था हमने, वहां से माइनस dr अपॉन में dt, ये किसके बराबर था, रेट के बराबर था ना। अरे भाई साहब रेट क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट, dr अपॉन में dt, dp अपॉन में dt के बराबर था। तो हमने वहां से लिया है क्या, dr अपॉन में dt। हाँ, कहां से आया है, फ्रॉम डिफरेंशियल, फ्रॉम डिफरेंशियल लॉ। डिफरेंशियल लॉ से हमने क्या लिया, माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर। इसको अगर हम बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन में डी टी। किसी को कोई समस्या तो नहीं, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर मैं फ्रॉम रेट लॉ निकालूं, फ्रॉम रेट लॉ, तो अगर मैं रेट लॉ से निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आर इज इक्वल टू के, खुद देखो यहां निकाला था, सही बात है, दोनों आर हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, सही बात है। अब हमें क्या करना है भैया, उसको उधर शिफ्ट करना है, तो इधर रह जाएगा माइनस डी आर अपॉन में के डी टी। आप लोगों को बुरा ना लगे तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी कर सकता हूं, सही बात है ना। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अगर हम दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर डी आर, इसका इंटीग्रेशन किया है, और इधर क्या है, माइनस के डी टी, और इसका इंटीग्रेशन किया है। आप बताओ यहां विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इनिशियल 0 और फाइनल टाइम t होगा, सही बात है। और यहां इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट थी और फाइनल कंसंट्रेशन RT थी,
कांस्टेंट यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब dr से रिवर्स क्या जाएगा इंटीग्रेशन करने का r, और लिमिट कहां से कहां तक लगी है, r0 से rt तक। यहां k तो कांस्टेंट है तो माइनस के मैंने बाहर ले लिया और उसका इंटीग्रेशन करके t आएगा और उसमें लिमिट 0 से लेके t तक लगी हुई है। तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट होती है ना, तो rt माइनस r0 हो जाएगा। तो आगे देखना rt माइनस r0 इज इक्वल टू माइनस के, यहां क्या हो जाएगा t माइनस 0, तो सीधा आएगा rt माइनस r0 इज इक्वल टू माइनस का kt आएगा। अगर मैं यहां से rt निकालूंगा तो rt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो r0 प्लस माइनस kt हो जाएगा। ये इक्वेशन काम की है, ध्यान रखना इसको। इसमें k क्या है रेट कांस्टेंट, t क्या है टाइम, r0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, rt क्या है फाइनल कंसंट्रेशन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूं इनकी वैल्यूज, आपको पता है rt इज इक्वल टू क्या था a माइनस एक्स, r0 क्या था a था, तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां क्या a माइनस kt। तो अगर हम बात करें इस a से ये कैंसिल, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या माइनस kt, तो x इज इक्वल टू क्या kt। अब आप बताओ ये x क्या था, x एक्चुअली में प्रोडक्ट कितना बना है, ये तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा kt, यानी एक दूसरा फॉर्मूला जहां आपको प्रोडक्ट निकालना होगा ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। वैसे आप ज्यादातर इसी का यूज करोगे और कोई दूसरा नहीं यूज होगा। इससे ग्राफ वगैरह भी बनेंगे तो हम वहां बात करेंगे स्लोप क्या होता है कैसे होता है। अब अगर हम दूसरी बात करें तो यहां हम समझने वाले हाफ लाइफ, क्या हाफ लाइफ, सुनना हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जितना समय रिएक्टेंट को आधा होने में लगता है। लेट से आपने रिएक्टेंट लिया था 100 यूनिट, इसको 100 से 50 होने में कितना समय लगा, दैट इज द हाफ लाइफ। ठीक, यानी रिएक्टेंट को आधा करना है और जो समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे हाफ लाइफ बोलेंगे। तो आप मुझे आप बताओ जल्दी से कि अगर मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन r0 है तो rt कितना होगा सर, r0 बाई 2 होगा हाफ लाइफ के लिए, क्योंकि इनिशियल का आधा हो जाएगा। सही बात है ना। अगर हम बात करें तो इसके लिए टाइम क्या होगा 1/2, यानी हाफ लाइफ को हम कैसे लिखते हैं t 1/2 से लिखते हैं, या फिर हो सकता है कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए t 50%, इससे भी चलेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको उठाऊं इस लॉ को तो rt की जगह क्या है r0/2, तो मैंने लिखा r0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहां क्या है r0 था एच टी रहने दिया माइनस के एच टी है और t की जगह हमने लिख दिया t 1/2 क्योंकि हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम kt को इस साइड ले आए तो हो जाएगा प्लस का k और t 1/2 और ये r0 माइनस r0 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो अगर हम k t 1/2 इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो 2r माइनस r कितना बचेगा, r बचेगा ना, यानी r0/2 बचेगा। और अगर आप t 1/2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा r0 अपॉन में 2k आ जाएगा। क्या आ जाएगा r0 अपॉन में 2k। ये फॉर्मूला है किसका हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो देखना है आपको कि सर t 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ये करता है। क्लियर है बात यहां तक। तो मैंने बस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड इक्वेशन अभी डिराइव किया है। अब इसके आगे इसका ग्राफ अगली क्लास में इसको रिवाइज करके इसका ग्राफ और इसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है ना। तो आज बस यहीं तक।